इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अगस्त 2024 में आयोजित हुए एलडीसी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और रिजल्ट आने के बाद, जैसा कि आपको मालूम है, अब आपको कट ऑफ नहीं बताई जाती है, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बताई जाती है। तो टाइपिंग के लिए मेरिट लिस्ट आपको सभी स्टूडेंट की तो बताई जाएगी, लेकिन आपकी टाइपिंग के लिए कितनी स्कोर रैंक सेफ है वो रिजल्ट आने पर मैं आपको बता दूंगा कि कितनी रैंक तक वाले स्टूडेंट है वो टाइपिंग टेस्ट में शामिल हुए या नहीं हुए। ये सभी चर्चा आपके जब रिजल्ट आएगी तब आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट, चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि इसका रिजल्ट आपका कब तक आएगा, और उसके बाद मैं बात करूंगा आपके टाइपिंग टेस्ट में कितने गुने स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए न्यूनतम अर्हता कितनी होनी आवश्यक है, और जो पेपर अभी आपने दिया था 11 अगस्त को उसमें आपके न्यूनतम परसेंटेज कितने होंगे तभी आपको टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि कल किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब को कि एलडीसी रिजल्ट कब तक आएगी, इसकी सूचना दीजिए। तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एलडीसी का रिजल्ट इसी महीने में निकालने का प्लान है, यानी कि आपका एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर 2024 में देखने को मिलेगा। अब ये कौन सी डेट में देखने को मिलेगा ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा है, इसी महीने में निकालने का प्रयास है। जहाँ तक मुझे लगता है अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको एलडीसी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट आने पर मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है, मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्योंकि आपको मालूम है रिजल्ट आने पर आपको अपने मार्क्स नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और उससे आपको अपने स्वयं द्वारा मार्क्स निकालने होंगे। तो वो कैसे करने हैं वो सभी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट फेज जो आपका टाइपिंग टेस्ट का होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट बात। तो 5 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं जहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अद्य दिन फेज फर्स्ट में दोनों प्रश्नों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा, किंतु उक्त रेंज में उन समस्त स्टूडेंट को सम्मिलित किया जाएगा जो अंकों के समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। यानी कि 3 गुना कैंडिडेट को तो शामिल किया जाएगा, 3 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दोनों पेपरों में न्यूनतम 40% अंक लाना भी कंपलसरी है। कितने प्रतिशत लाने कंपलसरी है? 40% अंक लाने कंपलसरी है। अब कोई स्टूडेंट है, जैसे कि उसके मार्क्स से मैंने मान लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी को मालूम है एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो पेपर फर्स्ट हुआ यानी कि फेज फर्स्ट हुआ वो 200 नंबर का था। तो मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट जो 3 गुना में सबसे जो लास्ट स्टूडेंट है उसके आए हैं 120 और उसे 3 गुना में शामिल किया गया है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं उसके भी 120 है। अगर 3 गुना रिक्त पदों के हिसाब से 3 गुना देखा जाए और उस नाम से उस मतलब रिक्त पदों के 3 गुना से बाहर की रेंज में आ गया वो स्टूडेंट, लेकिन उसके जो नंबर है वो 3 गुना में जो सबसे लास्ट में नाम आ रहा है उस स्टूडेंट के समान है, तब उस स्टूडेंट को भी शामिल कर दिया जाएगा 3 गुना में। इसलिए आप देखते हो कि डीबी के लिए 2 गुना को शामिल करते हैं तो रिक्त पदों से थोड़े ज़्यादा ही होते हैं 2 गुना में, वो इसी वजह से होते हैं कि उनके नंबर जब बराबर हो जाते हैं तब उनको भी शामिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है कि 3 गुना में उनको भी शामिल किया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उक्त रेंज में उन समस्त स्टूडेंट को सम्मिलित किया जाएगा जो अंकों के समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। अब आपको दोनों पेपरों में अगर आपके न्यूनतम 40% नहीं बन रहे हैं तो आपका 3 गुना में नाम नहीं आएगा। 3 गुना के नाम आ रहा है और दोनों पेपरों में 40% भी नहीं बन रहे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों पेपरों में अलग अलग न्यूनतम 40% होना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट फेज जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें भी आपको 40% SC/ST के लिए 5% की छूट दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट आपका फेज होगा उसमें आपको कितने प्रतिशत लाने कंपलसरी है? उसमें आपको 36% लाने कंपलसरी है। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है कि फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में असफल रहा तो उसे आगे के चरणों में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फेज फर्स्ट आपका हो चुका है और फेज सेकंड है, इसमें आपके कंप्यूटर पे हिंदी में टंकन होगा और अंग्रेजी में भी टंकन होगा। गति परीक्षण के लिए 10 मिनट का समय है, दक्षता परीक्षण के लिए भी 10 मिनट का समय है,
और अंग्रेजी में भी गति परीक्षण के लिए 10 मिनट का समय है, दक्षता परीक्षण में 10 मिनट का समय है। ये पेपर टोटल आपके कितने नंबर का है? 100 नंबर का। यानी कि जो फेज सेकंड है ये भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी आपको 36% न्यूनतम लाना कंपलसरी है। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके पदों का वर्गीकरण के बारे में कि इसमें 3 गुना को किस तरह से शामिल किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, एलडीसी भर्ती परीक्षा में टोटल आपके 4197 कैंडिडेट है, जिसमें से नॉन टीएसपी में 3433 है और टीएसपी में आपके 764 हैं। तो अब नेक्स्ट फेज के लिए ये शामिल करेंगे 3 गुना। तो हर पदों में 3 गुना, हर कैटेगरी में 3 गुना को शामिल करेंगे। जैसे कि नॉन टीएसपी में सबसे पहले मैं बात करूंगा लिपिक ग्रेड शासन सचिवालय में। तो इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 151 पद है, तो आप इस 151 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने स्टूडेंट को शामिल किए जाएंगे। सामान्य महिला के 43 पद है तो इसके 3 गुना कर दो, विधवा के 17 है तो इसके भी 3 गुना कर दो, परित्यक्ता में 4 है तो इसके भी 3 गुना कर दो। इसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में सामान्य कैटेगरी के 64 है तो इसके भी 3 गुना कर दो, सामान्य महिला के 19 है, विधवा के 7 है, परित्यक्ता का 1 पद है। तो इन सब के 3 गुना करके आप देख लीजिए कि कितनों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद अनुसूचित जाति के बाद अनुसूचित जनजाति, तो इसमें भी सामान्य कैटेगरी के 52 पद हैं, सामान्य महिला के 15 हैं, विधवा के 6 हैं, परित्यक्ता का 1 है। तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। इसके बाद है ओबीसी कैटेगरी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल के 84 है तो इसके 3 गुना कर दो, सामान्य महिला के 24 है तो इसके भी 3 गुना कर दो, विधवा के 9 है, परित्यक्ता के 2 है तो इनके भी 3 गुना कर दो, उतने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल में आप देख सकते हैं 19 पद हैं, सामान्य महिला में 6 हैं, विधवा में 2 हैं, तो इनके भी 3 गुना कर दीजिए, उतने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जनरल के 41 पद हैं, सामान्य महिला के 12 पद हैं, विधवा के 4 पद है, परित्यक्ता का 1 है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अब बात करें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में, तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में दिव्यांगजन में आप देख सकते हैं बीएलबी में 6, एचआई में 6, एलडीसीपी में 6, एमआईएसएलडी में 6, तो इनके भी 3 गुना यानी कि 18 कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा नेक्स्ट फेज के लिए। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 36, एससी में 4, एसटी में 11, ओबीसी में 19, तो इनके भी 3 गुना कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। एमबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 9 और उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपके 11। अब जो नेक्स्ट आपका विभाग है उसमें आपके नॉन टीएसपी में कितने हैं पद और उनके भी 3 गुना को शामिल किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में, तो यहाँ नॉन टीएसपी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपके जनरल के कितने पद है 19, तो इसके 3 गुना को शामिल किया जाएगा। सामान्य महिला के 5 है, विधवा के 2 है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। एससी कैटेगरी में बात करें तो जनरल के 7 है, सामान्य महिला का 2 है, विधवा का 1 है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं जनरल के 4 है, सामान्य महिला का 1 है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ जनरल के 8 पद हैं, सामान्य महिला के 2 हैं, विधवा के 1 है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य कैटेगरी में 2 पद है, सामान्य महिला का 1 पद है, इसमें भी 3 गुना को शामिल किया जाएगा। और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ सामान्य के 5 पद है तो 3 गुना को शामिल किया जाएगा, सामान्य महिला का 1 पद है तो उसमें भी 3 गुना को शामिल किया जाएगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ दिव्यांगजन की सबसे पहले बात होगी। बीएलबी कैटेगरी में 1 पद है, एलडीसीपी में 1 है, एमआईएसएलडी में भी 1 है, तो इनमें भी 3 गुना यानी कि 3 को शामिल किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी के 6 पद है, एससी कैटेगरी का 1 पद है, ओबीसी कैटेगरी का 1 पद है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी 1 पद है, तो इसके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अब मैं बात करूंगा आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय की बात करूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में, जनरल में टोटल आपके 863 पद है, तो इसमें आपके 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। सामान्य महिला में 245 है, तो 3 गुना को शामिल किया जाएगा। विधवा में 72 है, परित्यक्ता में 7 है, तो इसमें भी आपके 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ सामान्य के 290 पद है, सामान्य महिला के 82 है, विधवा के 15 है, परित्यक्ता का 1 है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति में बात करें तो यहाँ सामान्य के 205 है, सामान्य महिला के 58 है, विधवा के 11 है, परित्यक्ता के 4 है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में जैसे कि आप देख सकते हैं सामान्य के 328 है, सामान्य महिला 99, विधवा के 36 है, परित्यक्ता के 5 है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा।
अति पिछड़ा वर्ग में बात करें तो यहाँ सामान्य के 107 पद है, सामान्य महिला के 15 हैं, विधवा के 2 हैं, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ सामान्य के 244 पद है, सामान्य महिला के 67 है, विधवा के 13 हैं, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो सामान्य कैटेगरी के 15 हैं, सामान्य महिला के 3 हैं, विधवा का 1 पद है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। तो यहाँ देख सकते हैं दिव्यांगजन में टोटल आपके 67 हैं, तो इसमें आपके 3 गुना को शामिल किया जाएगा। HI के 37 है, LDCP के 52 हैं, MISLD के 23 है, तो इन सब कैटेगरी के 3 गुना को शामिल किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल के 349 हैं, SC के 87 है, ST के 50 हैं, OBC के 108 है, MBC के 28 है, EWS के 30 है, शहरिया के 4 है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 33 हैं, तो इसके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा नेक्स्ट फेज के लिए। अब बात करूंगा अनुसूचित क्षेत्र में अधीनस्थ विभाग के। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जनरल के कुल 263 पद हैं, सामान्य महिला के 79 हैं, विधवा के 19 हैं, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी के 15 पद हैं, सामान्य महिला के 2 पद हैं, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट शामिल किए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ सामान्य के 288 पद है, सामान्य महिला के 78 पद है, विधवा के 19 है और परित्यक्ता का 1 पद है, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिव्यांगजन में BLB में 19 पद हैं, HI में 8 हैं, LDCP में 16 हैं, MISLD में 2 हैं, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यहाँ जनरल के 60 हैं और ST के 33 हैं, तो इनके भी 3 गुना कैंडिडेट शामिल किए जाएंगे। और लास्ट उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो इसके भी 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किए जाएंगे नेक्स्ट फेज के लिए। बस दोनों पेपर में आपको 40% लाने कंपलसरी है। SC ST के लिए 5% की छूट थी और रिजल्ट आपको इसी महीने देखने को मिलेगा। और जैसे ही रिजल्ट जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कितनी रैंक तक वाले स्टूडेंट है वो सेफ जोन में है और कितनी रैंक से बार वाले स्टूडेंट सेफ जोन में नहीं है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।